नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा में पेश की जाएगी जेपीसी की रिपोर्ट और वक्फ संशोधन विधेयक पर पेश की जाएगी। और यहां पर आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो है जगदंबिका पाल प्रस्तुत करेंगे। तो ये सदन की कार्रवाई जो है शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया और कुछ ही देर में आपको बता दें कि रिपोर्ट जब पेश की गई तो यहां पर देखने को मिला कि जिस तरीके के आसार जताए गए थे कि ये हंगामेदार रहने वाला है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कुछ ही देर में आपको बता दें कि राहुल गांधी का संसद में संबोधन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष जो है अपनी बात रखेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से चुनावों के यहाँ पर अगर बात की जाए तो चुनावों के बीच दिल्ली में एक और तरफ सियासत जो है वो गरमाई हुई है, और वो है लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी की जो मीटिंग है उसको लेकर जो चर्चा हो रही है रिपोर्ट पर, उस पर बात की जाए तो यहाँ पर वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिस पर सुबह से हंगामेदार जो है देखने को मिल रहा है कि हंगामा लगातार विपक्ष कर रहा है, जहां पर उनकी तरफ से इसे असंवैधानिक और सहमति ना देते हुए नोट जो है वो भी जारी किया और यही कहा कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार गठबंधन की अगर बात की जाए तो उनका एक एजेंडा है। क्योंकि यहाँ पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बात की जाए तो पिछले हफ्ते ही यहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई थी और इसी पर चर्चा जो है वो हो रही है और चर्चा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में संबोधन जो है वो करने वाले हैं। अभिभाषण जो राष्ट्रपति ने दिया था, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, जहां पर राहुल गांधी का संसद में संबोधन है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और विपक्ष लगातार हंगामेदार जो चीजें हैं वही रखता आगे आया है। हर चीज में जो सहमति है वो ना जताते हुए संसद की बात की जाए तो हंगामेदार जो है वो होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसी की बात ना करते हुए पिछले भी अगर कई सत्र की बात की जाए, संसद की बात की जाए, सदन की बात की जाए, हर एक मुद्दों पर हंगामा जो है अब पक्ष विपक्ष पर देखने को मिल रहा है और जो चर्चा का विषय होता है उससे ये राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष जो है भटकते हुए ही नजर आते हैं। तो इसी में फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक पर अगर बात की जाए तो आज ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसी को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल जो है इसे प्रस्तुत करेंगे। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां वक्फ संशोधन विधेयक पर आज रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट जो है आपको बता दें कि जगदंबिका पाल प्रस्तुत करेंगे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले तो हंगामा ही देखने को मिला है पक्ष विपक्ष का। और इसी में हर मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर विपक्षी सांसद जो है भड़कते हुए नजर आते हैं। लोकसभा में वक्फ बिल जो है वो भी पेश हुआ, जहां पर शुरुआती दौर में ही काफी असहमति जो है वो जताई गई। यहाँ पर संसद के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश को लेकर ये हंगामेदार फिलहाल देखने को मिला है। यहाँ पर जगदंबिका पाल ने विधेयक पर सहमति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था, हमने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को अपना लिया है, ये पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रही है कि जिस तरीके से हमने पॉइंट्स रखवाए गए थे, डिटेल्स हमारी तरफ से दी गई थी, वो इसमें कुछ भी शामिल नहीं हुआ है, इसमें सब अपनी मर्जी से सरकार की तरफ से रखवाया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे पहले ओवैसी की लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा, मेरी असहमति नोट के हिस्से हटाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जेपीसी ने यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट पेश की, वहां 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार किया था। हालांकि विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई। इससे पहले जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों और धाराओं में
25 संशोधन के साथ मंजूरी दे दी थी। AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया है कि जेपीसी की रिपोर्ट पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। जो प्रॉपर पॉइंट डिटेल्स उनके द्वारा डाले गए थे कि किन कारणों की वजह से उनकी असहमति है, उन्हें जो है हटा दिया गया है। तो ये उनके अनुसार ये सभी तथ्य जो है वो सामने रखे गए हैं। उन्होंने अपने अकाउंट पर फिर एक्स पर पोस्ट भी किया और यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैंने वक्फ विधेयक के खिलाफ जेपीसी को एक विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था। ये चौंकाने वाला बात है कि मेरे नोट से कुछ हिस्सों में जानकारी जो है वो बिना पूछे हटा दी गई है। तो यहाँ पर वक्फ अधिनियम की आलोचना जो है वो साफ तौर पर हो रही है। चलिए, संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संदीप से जानकारी लेंगे। संदीप, जिस तरीके से अंदाजा लगाया गया था इसको लेकर आज फिर हंगामा होगा, वही देखने को मिला। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। क्या लगता है, जिस तरीके से एक बड़ा एलिगेशन ओवैसी लगा रहे हैं कि मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें असहमति वाले नोट में हटाया गया है, ये क्या एलिगेशन? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जेसीबी की रिपोर्ट जो सौंपी गई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि आज जो है हंगामे की डेट जो है संसद चढ़ सकती है और उसी की कार्रवाई शुरू होते ही इस तरह का हंगामा देखने को मिला है। और जिस तरह से उसमें पक्ष और विपक्ष रखे गए थे और उसमें सलाह की गई थी और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जो संशोधन किए जाने थे उसको लेकर पहले ही बहुत सारी बैठकें हो चुकी थी, लेकिन आज जो है पेश किया गया और उसके बाद से लगातार ऐसे सांसद और ये कहते हुए नजर आए कि जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होने हैं वो सरकार जो है गलत कर रही है और उसको लेकर लगातार कुछ सांसद जो है इसके खिलाफ खड़े हुए थे। ऐसे में अब जो है संसद में पेश किया गया, लेकिन संसद शुरू होते ही इस बिल को पेश करते ही जिस तरह से हंगामा हुआ, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किस तरह से सरकार इसको पेश करा पाएगी और उसके बाद पास करा पाएगी, क्योंकि जहां 14 वोट इसके पक्ष में पड़े थे तो वहीं 9 वोट ऐसे हैं अभी भी जो नाराज हैं और कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी इसमें बदलनी होंगी। लेकिन उसके बाद अगर ओबीसी के हम बयानों को सुने तो सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो एक कौम को टारगेट कर रही है और जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये गलत होगा और इसको जो है सरकार को समझना होगा, इस चीजों को छेड़छाड़ ना करें। लेकिन अब सरकार पूरा मन बना चुकी है और इसमें जो है संशोधन करके इसको पास कराना चाहती है। बिल्कुल संदीप, इसमें सवाल ये भी उठता है कि रिपोर्ट पेश ना करने की बात भी अब जगदम्बिका पाल की तरफ से कही गई है और जिस तरीके से ये हंगामा बरपा है, क्या कुछ लगता है किस तरीके के सवाल खड़े करता है? क्योंकि विपक्ष अपने पॉइंट्स रख रहा है और हंगामेदार हमेशा रखे गए हैं, बट यहाँ पर ये कहना कि जो चीजें उनकी तरफ से प्रेजेंट की गई उसके बावजूद भी उसे हटाया गया, तो ये सरकार को किस तरीके से घेराव में लेता है? क्योंकि पॉइंट्स हर किसी के तथ्य जो है सामने रखना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल 44 ऐसे पॉइंट थे जिनमें संशोधन होना था, लेकिन अभी करीब 14 ऐसे पॉइंटों पर चर्चा हुई है और उन 14 पॉइंटों पर चर्चा करने के बाद ही ये सहमति बनी कि अधिकतर वोट जो है वो संशोधन विधेयक में बदलाव करने, संशोधन करने के पक्ष में रखे गए थे। लेकिन अभी ऐसे 9 सांसद हैं जो अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब सरकार ये समझ कर जो आगे बढ़ेगी कि क्या 15 जो वोट हैं वो प्लस में होंगे और उसके बाद जो 9 जो अभी भी जो कमियां उनके गिना रहे हैं तो उसमें एक बार फिर ये हो सकता है कि चर्चा हो सके और उनमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करके चेंज करने का काम कर सके। लेकिन आज जो पेश किया गया था उसके बाद से हंगामा जो है संसद में रहा और अब जो है आगे बढ़ेगी कार्रवाई देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इसको जो है पास करने की पूरा मन बना चुकी है और उसी को लेकर जिन लोगों की कमेटी बनी थी उनमें अभी भी ज्यादा बहुमत के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अगर बात की जाए तो ये रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन जिस तरीके से हंगामे जो है वो देखने को मिले उसके चलते अब ये रिपोर्ट जो है आगे बाद में पेश होगी, जिसको लेकर साफ तौर पर जगदम्बिका पाल का भी ये कहना है कि अब जो है स्पीकर अपना एजेंडा रखेंगे तो बिल पेश होगा। तो यहाँ पर अब बात होगी दिल्ली चुनाव को लेकर कि आखिरकार दिल्ली किसकी होगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभाएं जो है वो कर रहे हैं। जगपुरा में अमित शाह ने चुनावी जनसभा जो है वो कर ली है। आम आदमी पार्टी सरकार पर अमित शाह ने हमला बोला है। आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार, कूड़ा कचरा, जहरीला पानी दिया है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। ये सभी बातें उनकी तरफ से इन जनसभाओं में कही गई। कुछ ही देर में आपको बता दें कि बिजवासन और द्वारका में भी जनसभाएं जो है वो की जाएंगी और आपकी भी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार जो है वो थम जाएगा। दिल्ली में सभी दल जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी में भारतीय जनता पार्टी जो है
आम आदमी पार्टी को, जो लगातार 10 साल से सत्ता में है दिल्ली की, उसका घेराव करती हुई नजर आ रही है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं, जिसमें से अगर बात की जाए भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे पहले। आप सरकार, जिनको नैरेटिव सेट करके आपदा बना दिया गया है आम आदमी पार्टी को, तो उसमें यह कहा है कि ये भ्रष्टाचार, कूड़ा कचरा और सबसे बड़ी बात यमुना का जहरीला पानी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा किया है। और इसी में ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, दूसरी तरफ केजरीवाल भी पूरे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2 दिन बचे हैं और दिल्ली किसकी होगी ये पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज शाम जो है प्रचार प्रसार का सिलसिला खत्म होने वाला है। तो ताबड़तोड़ रैलियां, लगभग आज 22 के करीब रैलियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करने वाली है। इसमें से अगर बात की जाए स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 40 स्टार प्रचारक जो है वो सामने आए थे। और सबसे मेन फोकस जो था वो यूपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था, जहां पर उनकी 14 रैलियां जो है वो की गई। और किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आए ये सभी के सामने है। जिसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और यहां पर अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2 दिन में दिल्ली किसकी होगी। केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं। और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पड़गंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मारवा जी को मैं जानता हूं, एकदम भोले और साफ हृदय का सरदार है भैया। मन से लोगों के लिए काम करता है। पूरे दिन लोगों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति है।
रात को 1 बजे भी दरवाजा खटखटाओगे तो खोलकर आपके साथ अस्पताल चल देगा। और मनीषी धोखा देने में माहिर व्यक्ति। भाइयों बहनों, आप पार्टी हर रोज भाजपा को गाली देने का काम करती और हर रोज 2 झूठे वादे करती। मैं बाद में उनको पूछता हूं कि आपके वादे कितने पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भाइयों बहनों, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर है, वो समाप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को कांग्रेस की आदत लग गई थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होगा, क्या कर लेंगे, परंतु ये भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जंगपुरा वालों, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल जी, राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, स्टालिन जी सभी विरोध करते थे और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और ये राहुल बाबा, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव वो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर बैठा है। 2 करोड़ 80 लाख लोग टूरिज्म में कश्मीर जाने लगे और जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था, वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर यात्रा निकलने का काम आज हो गया। भाइयों बहनों, हमने कहा था भैया हो गया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा मेरा मखौल उड़ाते थे 19 में। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा आप देखो, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया।
550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और मंदिर भी बना दिया है। और आज एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में रामलल्ला का बन गया है और रामलल्ला पूरे वैभव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी ओर इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और सचदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे पूरे दिल्ली में। मोदी जी का आयुष्मान भारत का योजना लागू नहीं किया। पूरे देश भर में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में होता है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं। दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली में आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। अगर आपकी उंगली पे काला निशान लगाते हैं तो बिल्कुल मत लगवाना। अगर आप वोट डालने नहीं गए तो ये सोच लेना कि आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो।
एक तरह से आप अपने आत्महत्या का वारंट लिखवा रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी जमीनें जहां जहां झुग्गियां बसी हुई हैं, इनकी नजर आपकी जमीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और ये जमीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। बंबई में सबसे बड़ा स्लम जो है धारावी, उसकी जमीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। दिल्ली की झुग्गी को भी पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रख। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल फिर लाएंगे, केजरीवाल। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। उनके रोके ये नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर महज 2 दिन बचे हैं और साफ तौर पर पता चल जाएगा कि किसकी दिल्ली होगी। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर महाकुंभ को लेकर बात होगी। महाकुंभ में श्रद्धालु जो है अमृत स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। 11 बजे तक 81 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में श्रद्धालु कर रहे हैं अमृत स्नान और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए बसंत पंचमी पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जहां पर 11 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, फिलहाल अगर बात की जाए तो 12 बजे का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ पार करता हुआ नजर आ रहा है। 11 बजे तक ये आंकड़ा 81 लाख का था। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सीएम योगी अमृत स्नान पर पूरी पैनी नजर जो है वो रख रहे हैं। वॉर रूम में मुख्यमंत्री की सक्रिय निगरानी सुबह 3:30 बजे से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आपको बता दें सीएम योगी ने अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है कि सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई बसंत पंचमी की। और महाकुंभ में अगर स्नानार्थियों की बात की जाए तो संख्या जो है 35 करोड़ के पार हो गई है और अभी शाम तक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 5 करोड़ तक आज के दिन में लोग दर्शन करने आए। फिलहाल आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी पर और 12 बजे तक 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रातः 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की है। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त किए और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में आपको बता दें कि पूरी स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर स्नान पर्वों के मौके पर आपको बता दें कि पुष्प वर्षा के लिए योगी सरकार जो है उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। उद्यान विभाग ने पिछले काफी समय से इसकी तैयारी भी कर रखी थी और आज पुष्प वर्षा जो है सुबह सवेरे साधु संतों और श्रद्धालुओं पे अमृत स्नान के वक्त की गई। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों की खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। महाकुंभ के सभी स्नान पर्वों पर पुष्प वर्षा कराने की तैयारी की गई है। प्रत्येक स्नान पर्व पर लगभग
20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा और पहले अमृत स्नान पर मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई थी, जबकि मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान पर भी सांकेतिक रूप से पुष्प वर्षा करवाई गई। अमृत स्नान के दौरान पुष्प वर्षा से नागा सन्यासी, साधु संत और श्रद्धालु भी अभिभूत नजर आए। हर हर महादेव, जय श्री राम, गंगा मैया की जय जैसे जयकारे जो है वो लगा रहे थे। पूरा त्रिवेणी क्षेत्र जो है वो इन्हीं से गूंज रहा था और काफी भक्तिमय माहौल हो गया था। यहाँ पर मालूम आपको बता दें कि प्रयागराज उद्यान विभाग की ओर से अमृत स्नान के लिए पहले ही ये पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है और आने वाले अमृत स्नान में भी इसी तरीके से पुष्प वर्षा जो है वो की जाएगी और पूरा स्टॉक जो है उनके द्वारा जमा किया गया है। वही आपको बता दें कि अभी भी 5 क्विंटल फूल जो है वो रिजर्व में रखे गए हैं, लेकिन भक्ति और श्रद्धा और यहाँ श्रद्धालु सभी की आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य तस्वीरें कि किस तरीके से सनातन का एक बेहतरीन प्रदर्शन देख सकते हैं, जहां पर पूरा सनातन एक जगह इकट्ठा हुआ है और सनातनी किस तरीके से महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और 1 करोड़ 25 लाख लोग आज अमृत स्नान जो है बसंत पंचमी पर कर चुके हैं। अनुज हनुमत हमारे साथ लगातार महाकुंभ से बने हुए हैं। अनुज, बताइएगा अभी तक क्या दृश्य सामने आ रहे हैं, किस तरीके से उत्साह है और कितने श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं? जी, अगर अभी तक की बात करें तो 12 बजे दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा जारी किया गया है शासन द्वारा। इसमें बताया गया है कि 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों ने आज स्नान किया है, जो कि बसंत पंचमी का स्नान है और ये तीसरा महत्वपूर्ण अमृत स्नान है जिसे शाही स्नान भी कहा जा रहा था। और इस मौके पर लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो औसतन आंकड़ा है 40 से 50 करोड़ का, उस तरफ पहुंच रहे श्रद्धालु। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। संगम नोज हो या सभी सेक्टरों के इलाके हो, हर जगह लोग बड़ी तेजी से डुबकी लगा रहे हैं। और फिलहाल जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और काफी अच्छी तस्वीरें हैं। लगातार जो दर्शक देख रहे हैं, काफी अच्छी तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। अनुज, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आज सीएम योगी की अगर बात की जाए तो वॉर रूम में सुबह सवेरे रात्रि से ही बैठे हुए हैं और जो भगदड़ जैसी स्थिति कुछ देर पहले बनी थी मौनी अमावस्या के दौरान, पिछली बार से अभी वाले अमृत स्नान में क्या डिफरेंस है? और जो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर, नो व्हीकल जोन को लेकर बात कही गई थी, उसमें क्या कुछ असर देखने को मिला है? अनुज, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, अनुज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनुज, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, यहाँ पर आप देखिए कि बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही हैं और अनुज भी वहां पर मौजूद है और पहले ही दिन से महाकुंभ की लाइव रिपोर्टिंग जो है वो दे रहे हैं और तस्वीरें खूबसूरत बेहद महाकुंभ की आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। और आज देखिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो है वो की गई है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और दिल को छू लेने वाली कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है तो साफ तौर पर पता चलता है कि श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं है और कितने दिल से आस्था जो है श्रद्धालुओं के लिए उनकी पूरी की गई है। अनुज, मेरा सवाल ये था कि सुबह रात्रि से ही अगर बात की जाए, सीएम योगी वहां पर वॉर रूम में मौजूद है, नो व्हीकल जोन और वीवीआईपी कल्चर, पिछले जो भगदड़ मची थी और अभी का अमृत स्नान, दोनों में क्या फर्क देखने को मिला? इस बार रूपाली ऑपरेशन 11 जारी किया गया था, जिसमें 11 बिंदुओं पर डीआईजी जो वैभव कृष्णन है वो लगातार काम कर रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ यही कारण था कि तड़के सुबह 3 बजे से वार रूम बना करके उन्होंने अपने आवास में ही काम शुरू कर दिया था। और ये नजर रखी जा रही थी कि संगम नोज पहुंचने वाले जितने भी कह सकते हैं कि पेशवाई वाले अखाड़े हैं, जिनको विशेष तौर पर जो जुलूस के साथ निकलते हैं रथों के साथ, तो उन्हें कोई समस्या ना हो और उनके साथ साथ आम आदमियों को समस्या ना हो। तो फिलहाल जो अब तक की जो खबर है उसके अनुसार बेहद सामान्य रूप से और भव्य तरीके से पूरा आयोजन आज के दिन का हुआ है। और निसंदेह रूपाली पिछले जो घटना हुई थी उससे काफी सीखने को यहाँ पर मिला है प्रशासन को। लेकिन एक बात जो कल शाम तक देखी गई कि जो डाइवर्जन किया गया था आम लोगों के लिए, वो उस पे सरकार अड़िग रही। जो पीपा पुल से
उनमें काफी कम संख्या थी जिससे लोगों को जाने दिया जा रहा था। और ये जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे तरीका अपनाया है शासन ने, लोगों का सुनना बहुत पड़ा, लेकिन इसके बाद भी जो स्थिति थी वो जी हालात अनुज, सामान्य एक थे। तो कहा सवाल जा सकता है जरूर कि मैं पूरी जो करना व्यवस्था थी वो चाहूंगी। काफी अच्छी थी। अनुज, यहाँ पर एक सवाल हम प्रशासन पर उंगलियां तो जरूर उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझना यहाँ पर जरूरी था जो वहां पर लेटे हुए थे। अभी लोगों को किस तरीके से वहां पर रखा गया है, क्योंकि ये देखने को मिला था तस्वीरों में लोग नीचे सोए हुए थे ताकि स्नान का जब वक्त हो वो वहां पर जाए। तो अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि महाकुंभ के उतने ही बराबरी के हिस्सेदार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस बार क्या फर्क देखने को मिला श्रद्धालुओं की तरफ से ही जो अनाउंसमेंट था वो शुरू कर दिया गया था और संगम नोज में ये कोशिश थी कि लोग अगर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं तो स्नान करें और स्नान के बाद सीधे अपने गंतव्य की ओर लौटे। और ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछली जो घटना हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था उन लोगों को हुआ था जो इंतजार कर रहे थे सुबह के मुहूर्त का, जो सो रहे थे, बैठे थे। तो ऐसे में इस तरीके की किसी भी संभावना को खत्म किया गया, चाहे वो वहां पर आरएएफ रही हो या और जो वाहन रहे हो उनके द्वारा भी पुलिस और जो सुरक्षा बल थे वो लगातार वहां पर व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। और जो आईपीएस टुकड़ी भेजी गई थी, जो प्रशिक्षु आईपीएस हैं, उनको भी वहां पर लगाया गया था। और खुद जो कह सकते हैं कि कई आईएएस और आईपीएस अफसर खासतौर पे जो लखनऊ से भेजे गए थे घटना के बाद, वो वहां पर मौजूद थे और बीएसएफ ने भी पूरा मोर्चा संभाल रखा था। तो कुल मिलाकर के प्रशासन किसी तरीके से नहीं चाहता था कि कोई भी लापरवाही हो और शायद यही कारण है कि उन अनुशासन का, उन महत्वपूर्ण निर्णयों का ये असर हुआ है कि बसंत पंचमी का पूरा जो पर्व है वो पूरे समान तरीके से पूरा हुआ है। और अब तक के जो हालात हैं वो ये है कि लोग बड़ी खुशी से स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो अमृत स्नान हो वो इसी भक्तिमय माहौल से रहे। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर महाकुंभ को लेकर अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं में फर्क देखने को मिला है और प्रशासन पुख्ता और बेहतरीन इंतजाम कर रही है। अब सीधे एक बार दिल्ली चलते हैं जहां पर इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सुनिए। Jawaharlal Nehru University presents report on illegal immigrants to Delhi, analyzing socio-economic and political consequences. ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है। हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है।
जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहाँ प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहाँ आते थे और यहाँ कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए गैर कानूनी तरीके से, इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, तो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा मगर एक डिटेल इस पे प्रेजेंटेशन, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल allowing the steady influx of undocumented Bangladeshi and Rohingyans. Undocumented, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई है। और आगे इसमें और भी भयावह बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर accomplices, उनकी जो बाकी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये कैसे फेक वोटर रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर दीज माइग्रेंट्स। इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यान के लिए फेक वोटर बनाना, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इलेक्टरल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन। मतलब ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो हैं, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें यह भी लिखा गया है, गौरतलब है, इसमें गौर फरमाइएगा कि क्रिमिनल नेटवर्क, जो क्रिमिनल नेट क्राइम दर, उसमें भी बढ़ोतरी के लिए, उसमें भी कंट्रीब्यूशन, ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं और ये जो रोहिंग्यान हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर संबित पात्रा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर साफ तौर पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का जो यहां पर रह रहे हैं उन पर यह पूरा विषय था और उस पर चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।